जानते हैं अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स और अपवर्त्य मल्टीपल्स क्या होते हैं। अपवर्तक गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स जैसे कि एक का कोई और फैक्टर बन ही नहीं सकता, यानी कि एक का गुणनखंड तो एक ही होगा। अब यदि एक के अपवर्त्य या गुणज की बात करेंगे या मल्टीपल की बात करेंगे तो एक का 2 गुना 2, एक का 3 गुना 3, एक का 4 गुना 4, इस तरीके से हम एक के अनंत गुणज लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या के गुणज तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या के गुणनखंड वो निश्चित या परिमित होते हैं। इसको दो से समझते हैं। दो किस तरह आएगा? एक को दो बार जोड़े तो दो आएगा, या दो को एक बार ले तो भी दो आएगा। यानी कि एक का 2 गुना 2 होता है, या दो का 1 गुना भी 2 होता है। तो दो एक तो एक से विभाजित हो सकता है और दो खुद दो से विभाजित हो सकता है। तो एक और दो, तो दो के दो ही गुणनखंड होंगे, एक और खुद दो। इसी तरीके से 3 के लिए भी यही होगा। 3 किस तरह आ सकता है? एक को 3 बार जोड़ दें यानी कि एक का 3 गुना, या 3 को खुद एक ही बार लें यानी कि 3 का 1 गुना तो भी 3 आएगा। यानी कि 3 के भी दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, एक और खुद 3। 4 के लिए अगर देखें तो एक को यदि 4 बार जोड़ दें तो 4 आ सकता है, या दो को 2 बार जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। यानी कि एक का 4 गुना भी 4 होता है और दो का 2 गुना भी 4 होता है। इस तरह से 4 एक से भी विभाजित हो सकता है, 4 2 से भी विभाजित हो सकता है और 4 खुद 4 से भी विभाजित हो सकता है। यानी कि 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2 और 4। इस तरह से गुणनखंड निकालने में बहुत समय लगेगा, तो गुणनखंड निकालने की क्या विधि है कि हम उस संख्या को सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से विभाजित करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरह 4 के गुणनखंड क्या हुए? 1 गुणा 2 गुणा 2। तो 4 1 से विभाजित हो सकता है, इसलिए 1 4 का गुणनखंड है, 2 भी 4 का गुणनखंड है और 4 खुद 4 से भी विभाजित हो सकता है, इसलिए 4 भी 4 का गुणनखंड है। 5 की बात करेंगे तो 5 के लिए भी 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, या फिर 5 को एक ही बार लेंगे तो 5 आएगा। यानी कि 5 के गुणनखंड भी दो ही होंगे, 1 और 5, क्योंकि 5 1 के अलावा किसी और से डिवाइड या विभाजित हो ही नहीं सकता। इसी तरह अब यदि 6 के लिए देखेंगे तो 6 के क्या-क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 6 के लिए 1 को 6 बार जोड़ दें यदि, यानी कि 1 का 6 गुना भी 6 होगा, और यदि 2 को 3 बार जोड़ दें यानी कि 2 का 3 गुना भी 6 बनेगा। इसी तरह 3 को यदि 2 बार जोड़ेंगे यानी कि 3 का 2 गुना ये भी 6 ही बनेगा। तो इस तरीके से 6 के गुणनखंड क्या-क्या हुए? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और खुद 6 हुआ। अब इस तरह निकालने के बजाय हम इसको इस तरह से निकालें, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और खुद 6 भी 6 का गुणनखंड होगा। लेकिन यदि इन सब के मल्टीपल्स की बात करें तो सभी के गुणज अनंत होंगे। 6 का 2 गुना 12, 6 का 3 गुना 18, फिर 4 गुना 24। इस तरीके से हम अनंत तक अपवर्ती किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं। 7 के लिए एक केवल 7 1 से ही विभाजित हो सकता है, तो 7 के भी दो ही गुणनखंड होंगे, 1 और खुद 7। 8 की बात करें तो 8 के गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ से इस तरह करते हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 8। तो 8 के क्या-क्या गुणनखंड हुए? 1 से विभाजित हो सकता है, या फिर 2 से, या खुद 8। तो इस तरह से 8 के 3 गुणनखंड हो सकते हैं। 9 की बात करेंगे तो हम जानते हैं 3 तिया 9, तो 1 गुणा 3 बराबर 9। तो 9 के क्या गुणनखंड हुए? 1, 3 और खुद 9। लेकिन अपवर्त्य 9 के भी कितने होंगे? अनंत होंगे। तो हर संख्या की अगर हम बात करें तो किसी भी संख्या के अपवर्त्य बहुत सारे यानी कि अनंत तक हो सकते हैं, लेकिन गुणनखंड निश्चित होंगे। 10 की बात करेंगे तो 10 के गुणनखंड किस तरह निकालें? 2 पंजे 10, 5 एकम 5, यानी कि
1 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 10। यानी कि 10 के गुणनखंड 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ और खुद 10 भी हुआ। लेकिन अपवर्त्य बहुत सारे होंगे। 11 केवल 1 से ही विभाजित हो सकता है। इस तरह से 11 के 2 ही गुणनखंड हुए, 1 और 11। 12 के लिए देखें तो 12 के करते हैं गुणनखंड, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 12 के क्या क्या गुणनखंड हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 बराबर 12। 1 हुआ 12 का गुणनखंड, 3 हुआ 12 का गुणनखंड, 2 भी हुआ। और यहाँ एक चीज और देखनी है कि 2 दूनी 4, ये जो 4 होगा ये भी 12 का गुणनखंड होगा। और यदि हम देखें यहाँ पर तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 तिया 6, ये 6 भी 12 का गुणनखंड होगा और खुद 12 भी 12 का गुणनखंड होगा। यहाँ ऊपर भी देखते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 भी होता है, तो 4 भी तो 8 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर एक गुणनखंड 8 का क्या हो सकता है? 4 भी 8 का एक गुणनखंड होगा और 8 खुद भी एक गुणनखंड होगा। यानी कि गुणनखंड वो संख्या होती है उस संख्या के लिए जो कि उस संख्या को पूरी तरह डिवाइड या विभाजित कर सकती है। 13 की बात करेंगे तो 13 के 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। एक, क्योंकि 13 केवल 1 से विभाजित हो सकता है या खुद से विभाजित हो सकता है। 14 की बात करेंगे तो 14 के गुणनखंड करके देखते हैं। 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 7 बराबर 14। यानी कि 14 के क्या गुणनखंड हुए? 1, 2, 7 और खुद 14। 15 के लिए देखेंगे तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 किस तरह से आएगा? 1 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 15। तो 15 के गुणनखंड क्या हुए? 1, 3, 5 और खुद 15। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं और गुणज तो अनंत होते ही हैं। अब इससे कुछ निष्कर्ष भी होते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक किस तरह से होता है। मान लीजिए 13 की बात करें तो 13 से विभाजित होगा, यानी कि 13 का गुणनखंड भी है और उससे पूरी तरह विभाजित होता है। एक चीज और देखते हैं कि 1 सभी का गुणनखंड होता है, जबकि 1 सबका गुणज नहीं होता। अगर एक और चीज देखें तो वो जितने भी गुणनखंड हैं वो या तो उस संख्या से छोटे होंगे या उस संख्या के बराबर होंगे। यानी कि यदि 12 की बात करें तो देखते हैं सारे गुणनखंड 12 से छोटे हैं या फिर खुद 12 है। तो संख्या गुणनखंड क्या होंगे? उस संख्या के बराबर या उससे छोटे होंगे। जबकि जो गुणज है वो हमेशा उस संख्या के बराबर और उस संख्या से बड़े ही होंगे। तो इस तरीके से हम अपवर्त्य और अपवर्तक में क्या अंतर है इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अपवर्तक यानी कि फैक्टर और अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल्स।